हम लोग पढ़ रहे थे अपना ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, है ना। इसमें हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, 2 क्लास हम लोगों का हो चुका है, ये हमारा तीसरा क्लास है। और यहाँ तक में हम लोग ये जान चुके हैं कि इस 1000 साल के पीरियड में, 1000 ईयर्स के पीरियड में आखिर हमें क्या क्या बदलाव पढ़ने हैं। इसमें से हमें एक हम लोगों ने पढ़ चुका है ना। पहला बदलाव किस में था? मैप में। पहला बदलाव मैप में था। अच्छा, पहला बदलाव जो था हमारा वो मैप था हमारा। और वो मैप को हम लोग ये भी देखे थे कि 2 इंसान ने बनाया था। एक थे हमारे अल-इदरीसी और दूसरा थे एक फ्रेंच के कार्टोग्राफर, है ना। बात समझ में आ रहा है? सबसे पहला हमको बदलाव यही देखने को मिला था कि 2 मैप था, दोनों में कुछ ना कुछ बदलाव किया गया था, है ना। पहले अल-इदरीसी का मैप था, उतना अच्छा नहीं था। उसके बाद फिर बनाया 600 साल के बाद बना एक दूसरा मैप, जिसे बनाया किसने? फ्रांस के कार्टोग्राफर ने। और कार्टोग्राफर कहते हैं किसे? जो कि मैप बनाता है अपना, मेनली उसका काम ही क्या रहता है? मैप बनाने का उसका काम ही रहता है, ठीक ना। ये था। उसके बाद फिर हम लोग कुछ उसके बुराई के बारे में पढ़े थे। बुराई नहीं कह सकते हो, उस समय जैसा उनको अच्छा लगा वैसा उन्होंने बना दिया, है ना। लेकिन हाँ, आज हम यदि किसी के मैप को फॉलो करते हैं तो वो किसके मैप को फॉलो करते हैं? फ्रेंच कार्टोग्राफर के मैप को फॉलो करते हैं, है ना। तो हम लोगों का जो ये 1000 ईयर्स का जो पीरियड है, 700 से लेकर 1750 तक, इस बीच में हम लोगों को बहुत सारा बदलाव देखना है। जो कि पहला बदलाव हम लोग मैप में देख चुके हैं, और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये हमारा है दूसरा बदलाव। सेकेंड चेंजेस क्या हुआ था, है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज मतलब हुआ ये, मतलब ये कि बहुत समय पहले ना हम लोग किसी शब्द को कुछ और बोलते थे, आज उसी शब्द का मीनिंग कुछ और हो गया है। बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? जैसे तुम नानी के घर में थे पहले बचपन में, मान लो तुम्हारा नानी के घर में क्या हुआ? जन्म हुआ, तो नानी के घर में तुम्हारा नानी जी क्या रख दी नाम? गुल्लू, मुल्लू, सोनू, टिट्टू, गुड्डू रख दी, है ना। लेकिन तुम शहर में आ गए, शिफ्ट हो गए, शहर में नाम लिखा लिए, तुम्हारा क्या हो गया? नाम चेंज हो गया। नाम क्या हो गया? चेंज हो गया। जैसे हो सकता है कि तुम्हारी नानी, जब तुम्हारा नानी के घर में जन्म हुआ हो तो सोनू, गुल्लू, मुल्लू, सोनू, है ना, रखे होंगे वो नाम। लेकिन जब तुम बड़े हुए, थोड़ा सा स्कूल में चले गए, तो स्कूल में तुम्हारा नाम हो गया अतुल कुमार झा, हो गया ना। तो ये क्या है? ये तुम्हारा पहले कुछ और नाम था, अब कुछ और बदल दिया गया। पहले तुम्हारा नाम कुछ और था, लेकिन अब जैसे तुम स्कूल में आए तुम्हारा नाम बदल दिया गया। लेकिन हो तो तुम वही ना, तुम है तो वही। क्या तुम में बदलाव आया क्या? हाँ, वो चीज़ अलग है कि तुम धीरे धीरे बड़े हो गए, जैसे समय बदला वैसे वैसे तुम बड़े हो गए, लेकिन हो तो तुम वही इंसान, अतुल ही हो। तो पहले तुम्हारा कुछ और नाम था, अब कुछ और नाम है। समझ रहे हो ना? तो वही चीज़ हमें इसमें भी पढ़ना है कि है तो इंडिया ही, है तो इंडिया ही। इंडिया का कुछ नाम पहले और था, अब कुछ और नाम है। पहले इंडिया को लोग कुछ और समझते थे, अभी कुछ और समझ रहे हैं। यही हम लोगों को इसमें पढ़ना है, ठीक है। चलो, और इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे कैसे? 2 एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। तो मेनली हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ने जा रहे हैं कि पहले जो है ना, किसी चीज का मतलब कुछ और था और आज उसका मतलब कुछ और है, यानी कि शब्द में बदलाव आ गया, है ना। लेकिन है वही चीज, है वही चीज, लेकिन उसके बदलाव आ गया उसमें। उसका जैसे जैसे समय बदला वैसे में उसका बदलाव आ गया। समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या, कुछ शब्द हैं जो कि पहले कुछ और उच्चारण किए जाते थे और आज उसका उच्चारण जो है वो कुछ और किया जाता है। कैसे है जरा देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टुडे वी अंडरस्टैंड द वर्ड हिंदुस्तान। टुडे वी अंडरस्टैंड द वर्ड हिंदुस्तान एज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमारे सामने हिंदुस्तान वर्ड का जिक्र होता है तो हम लोग क्या समझते हैं? इंडिया के बारे में समझते हैं। हिंदुस्तान यदि कहीं पे कोई बोल रहा होता है तो हम लोग क्या समझते हैं? अच्छा, ये हिंदुस्तान के बारे में बोल रहा है, मतलब कि इंडिया के बारे में बोल रहा है। कैसे समझ गए हम? कैसे समझ गए कि हिंदुस्तान मतलब इंडिया? कैसे समझ गए? ऐसे समझ गए कि हमको ये बताया गया है कि हिंदुस्तान मतलब इंडिया और इंडिया मतलब हिंदुस्तान, यही ना हुआ? समझ रहे हो बात को? तो सबसे पहले
आप सॉरी हालांकि आज जब हिंदुस्तान बोला जाता है तो हम लोग क्या समझते हैं, हिंदुस्तान से इंडिया समझते हैं, है ना। और इंडिया आज क्या हो चुका है, एक मॉडर्न नेशन स्टेट में चेंज हो चुका है। मॉडर्न नेशन स्टेट का मतलब ये हुआ कि फिलहाल अभी आप ये समझिए कि एक ऐसा देश जो कि बहुत ही तरक्की कर चुका है, वो बहुत ही आगे बढ़ चुका है। हम लोग बहुत तरक्की कर चुके हैं, आज एक से एक टेक्नोलॉजी आज हमारे पास, एटम बम है हमारे पास, अब क्या चाहिए, बड़ा बड़ा रॉकेट है हमारे पास जो कि स्पेस तक जा सकता है। तो क्या हो गया, इंडिया आज एक मॉडर्न नेशन स्टेट में चेंज हो गया। मतलब ये यहाँ पे बहुत सारा बदलाव आ चुका है, बहुत सारा कुछ यहाँ पे चेंज हो चुका है। समझ गए बात को। तो पहला ये चीज है कि जैसे ही हिंदुस्तान बोला जाता है वैसे हम लोग क्या समझ लेते हैं, इंडिया समझ लेते हैं। आज हम लोग क्या समझते हैं, हिंदुस्तान से इंडिया समझते हैं। लेकिन आज से बहुत साल पहले हिंदुस्तान का मतलब कुछ और था, इंडिया नहीं था। ये बड़ा उठपटांग जैसा लग रहा ना कुछ, हिंदुस्तान मतलब आज हम लोग इंडिया समझते हैं, लेकिन बहुत समय पहले ना हिंदुस्तान का मतलब इंडिया नहीं हुआ करता था, हिंदुस्तान का मतलब कुछ और हुआ करता था। क्या होता था जरा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो ये समझ में आया कि जैसे ही आज हम लोग हिंदुस्तान बोलते हैं वैसे समझ जाते हैं क्या, इंडिया समझ जाते हैं। आज समझते हैं ना हम लोग इंडिया, आज के डेट में हम लोग समझते हैं इंडिया। लेकिन बहुत पहले ना कुछ सालों पहले, कुछ साल नहीं कहते हैं, कुछ 100 साल पहले कह सकते हैं, हिंदुस्तान का मतलब इंडिया नहीं हुआ करता था, हिंदुस्तान का मतलब कुछ और हुआ करता था। लेकिन कैसे है क्या है वो हम लोग समझते हैं। और यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ था, क्या, मॉडर्न नेशन स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा देश जो कि बहुत सी ज्यादा तरक्की कर चुका है, वो बहुत ही आगे बढ़ चुका है। इसका मतलब यही हुआ। कोई दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है, when the term used in the 13th century, 13th century यानी कि 13वीं शताब्दी में, जब सेंचुरी बाय मिनहाज अल सिराज क्रॉनिकलर who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna। समझो मेरे बात को ध्यान से। आज हमारे सामने यदि हिंदुस्तान वर्ड का जिक्र होता है तो हम लोग समझते हैं कि इंडिया के बारे में बात कर रहा है। लेकिन आज से 13वीं शताब्दी यानी कि आज से कितना, आज हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं ना, यानी कि 8 शताब्दी पहले, 21वीं शताब्दी में आज हम लोग हैं। और यहाँ पे बात हो रहा है 13वीं शताब्दी का। तो यानी कि आज से 8 शताब्दी पहले, यानी कि आज से 800 साल पहले, आज से 800 साल पहले हिंदुस्तान का मतलब क्या था। देखो यहाँ पे हिंदुस्तान का मतलब यहाँ पे क्या था, पहले तो ये समझ लो कि हिंदुस्तान किसके द्वारा बोला गया था, किसके द्वारा हिंदुस्तान जो है ना वो वर्ड दिया गया था। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन द टर्म यूज्ड इन द 13th सेंचुरी बाय मिनहाज अल सिराज अ क्रॉनिकलर। पहले इसके बारे में जान लेते हैं आखिर ये था कौन। मिनहाज अल सिराज ये एक क्रॉनिकलर था। क्रॉनिकलर का मतलब होता है इतिहासकार, इतिहासकार जो कि इतिहास के बारे में लिखता है, जो कि इतिहास के बारे में पढ़ता है, जो कि इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानता है। हाँ, हिस्टोरियन भी कहते हैं, हिस्टोरियन भी कहते हैं। और एक और नया वर्ड सीख लीजिए आप, इतिहासकार का दूसरा वर्ड आज नया सीख लीजिए, क्या, क्रॉनिकलर। समझ में आ गया, क्रॉनिकलर। तो मिनहाज अल सिराज क्या थे, एक क्रॉनिकलर थे, यानी कि एक इतिहासकार थे। वो इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानते थे, पढ़ते भी थे और लिखते भी थे, ठीक ना। तो उन्होंने जब 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान वर्ड को उसका यूज करते थे, जब उसका जिक्र करते थे, तो वो क्या समझते थे उस समय हिंदुस्तान से, वो समझते थे हिंदुस्तान से एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना। देखो यहाँ पे यदि हम यहाँ पे एक मैप बनाना चाहें इंडिया का, कुछ इस प्रकार का है, देखो तो। इतना बड़ा नहीं, छोटा सा बनाते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये कुछ इंडिया का मैप ऐसा कुछ है ना, मान लो ऐसा ही कुछ है। तो मिनहाज अल सिराज जो है ना 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान के मतलब से ये समझते थे, कौन कौन से एरिया को वो समझते थे,
वो समझते थे ना कि हिंदुस्तान का मतलब हो गया पंजाब वाला एरिया, हरियाणा वाला एरिया और गंगा यमुना के बीच वाला एरिया। यानी कि यदि मोटा मोटी बात किया जाए तो वो बात कर रहे थे इस यहाँ पर के एरिया का। यहीं पे हमारा पंजाब है, यहीं पे हमारा हरियाणा है और यहीं पे हमारा गंगा और यमुना भी बहती है। समझे बात को क्या कह रहे हैं? तो हमेशा याद रखना है कि समय के अनुसार हिंदुस्तान जो वर्ड है ना एक, वो बदलता चला गया। आज हम लोग हिंदुस्तान को क्या समझते हैं? इंडिया समझते हैं। लेकिन 13वीं शताब्दी में जब एक इतिहासकार जिसका नाम था क्या नाम था? मिनहाज अल सिराज, जब वो उस समय पे हिंदुस्तान वर्ड का जिक्र करते थे तो वो हिंदुस्तान से क्या समझते थे? कहाँ कहाँ के एरिया को वो समझते थे? पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच वाले एरिया को वो समझते थे हिंदुस्तान। यानी कि आप कह सकते हैं मिनहाज अल सिराज के समझ से हिंदुस्तान केवल उस समय पे इतना ही था। लेकिन आज जब भी हिंदुस्तान का जिक्र होता है तो हम लोग क्या समझते हैं? ये पूरा का पूरा, यही समझते हैं ना आज हम लोग हिंदुस्तान के मतलब से। लेकिन मिनहाज अल सिराज एक ऐसे इतिहासकार थे 13वीं शताब्दी में, यानी कि 13th सेंचुरी में, जो कि कहते थे कि हिंदुस्तान मतलब एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना। यानी कि पंजाब का एरिया हो गया, हरियाणा का एरिया हो गया और गंगा और यमुना के बीच में जो एरिया है हमारा, जो जगह है उसका, इन तीनों के जगह को हम लोग एक साथ कहते थे उस समय पे क्या? हिंदुस्तान। लेकिन आज तो हिंदुस्तान का मतलब पूरा है। पूरा क्यों है भाई? पूरा इसलिए है कि देखो जैसे जैसे समय बदला ना, वैसे वैसे हमारा शब्द भी बदलता चला गया। शब्द का जो दायरा था ना वो भी बड़ा होता चला गया। समझे बात को? तो लेकिन हाँ, मिनहाज अल सिराज ने हिंदुस्तान वर्ड को किस लैंग्वेज में यूज किया था पहली बार? किस लैंग्वेज में वो यूज करते थे? पर्शियन में। किसमें? पर्शियन में। समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। और हाँ देखो यहाँ पे आगे कहाँ गया? हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखे? यहाँ पे हम लोग ये सीखे कि हिंदुस्तान जो एक वर्ड है, आज हम लोग जानते हैं इंडिया के नाम से उसको। लेकिन 13वीं शताब्दी में जब एक इतिहासकार मिनहाज अल सिराज ने उनको हिंदुस्तान को जब वो यूज करते थे, उस वर्ड को जब वो समझते थे हिंदुस्तान के बारे में, तो उनका केवल ये कहना था कि हिंदुस्तान मतलब इतना ही एरिया, केवल इतना ही एरिया, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना का जो बीच वाला एरिया है ना वो इसी के आसपास पड़ जाता है। तो उसके समझ से केवल हिंदुस्तान इतना ही था, हिंदुस्तान केवल इतना ही था। लेकिन क्या आज एक्चुअली में इतना ही है क्या हिंदुस्तान? नहीं, आज तो हम लोग पूरा जानते हैं ये हिंदुस्तान ही है पूरा। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन हाँ, ये इन्होंने अपना पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था। समझे? अच्छा हाँ, एक और चीज़, पर्शियन लैंग्वेज में लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ये कहीं ना कहीं पेरिस के तरफ से बिलोंग क्या करते होंगे, या फिर ये बहुत हद तक उर्दू भी जानते होंगे। समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। He used the term in a political sense for lands that were a part of the dominance of the दिल्ली सुल्तान। नाम सुने हो दिल्ली सुल्तान? अच्छा, अलग अलग डायनेस्टी था हमारा, मुगल डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, ये सब क्या था हमारा? ये एक ऐसा शासन रहा है जहाँ पे कि मुगलों ने राज किया। मुगल डायनेस्टी में मुगल ने राज किया, यानी कि मुसलमानों ने राज किया। ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी में गुप्ता ने राज किया, चंद्रगुप्त मौर्य, वो हमारा क्या कहलाएगा? जैसे अशोका था, अशोका किस डायनेस्टी का कहलाएगा? गुप्ता डायनेस्टी का। क्यों गुप्ता डायनेस्टी का कहलाएगा? क्योंकि वो उस समय पे ही राज किया करते थे जिस समय की गुप्ता डायनेस्टी था। और चूंकि वो चंद्रगुप्त मौर्य, उनके चंद्रगुप्त लगा है ना, गुप्त से गुप्ता। समझ गए बात को? तो उस समय पे बहुत सारा डायनेस्टी था हमारा, मुगल डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी और भी बहुत सारे डायनेस्टी थे। हाँ, चोला, CHOLA, ठीक है ना, अलग अलग डायनेस्टी था हमारा। तो यहाँ पे जरा समझो, तो मिनहाज अल सिराज ने ये जो हिंदुस्तान उन्होंने इतना बताया, इसका इन्होंने क्या बता रहा था? ये यहाँ पे क्या बताना चाह रहे थे? ये बताना चाह रहे थे कि ये पॉलिटिकल एरिया है। ये पॉलिटिकल एरिया है किसका? दिल्ली सुल्तान का। और ये दिल्ली सुल्तान क्या है भाई? दिल्ली सुल्तान क्या है? दिल्ली क्या एक जगह है। सुल्तान किसको कहते हैं हम लोग? राजा महाराजा को कहते हैं। सुल्तान किसको कहते हैं? राजा महाराजा, जो कि बहुत ही बड़े पद का हो। समझ गए बात को? तो उस समय पे दिल्ली में क्या हुआ करता था? राज हुआ करता था मुगलों का राज हुआ करता था। तो उस समय पे इस एरिया को यूज किया गया था मिनहाज अल सिराज के द्वारा
किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए? दिल्ली सुल्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि दिल्ली में जो शासन कर रहे हैं उनका जो कंट्रोल है वह कहाँ तक फैला हुआ है। समझ गए बात को? कोई दिक्कत समझने में? तो अब यदि पूछे यहां तक में कि बेटा बताओ मिनहाज अल सिराज ने जो हिंदुस्तान वर्ड यूज किया था उन्होंने कब करा था? सबसे पहले तो 13वीं सेंचुरी में करा था, पहली बात तो ये हो जाएगा, 13वीं सेंचुरी में किया था। उसके बाद उन्होंने किस लैंग्वेज में किया था? पर्शियन लैंग्वेज में किया था, ठीक है ना। तीसरी बात, उन्होंने किस किस एरिया को डिफाइन किया था हिंदुस्तान? हालांकि उसके समझ से हिंदुस्तान किस किस एरिया को कहते थे हम लोग, उसके समझ से पंजाब हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच वाले एरिया को हम लोग हिंदुस्तान कहते थे, जो कि हमारा ये है। चौथा सवाल ये बन सकता है कि इन्होंने इतना एरिया को बताने के बाद ये क्या दिखाना चाह रहे थे? ये दिखाना चाह रहे थे कि ये दिल्ली सुल्तान का एरिया है, यानी कि दिल्ली में जो राज कर रहे हैं उनका कंट्रोल यहाँ तक में है, और इसी एरिया को उन्होंने क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। समझे बात को? कोई दिक्कत समझने में? अब तो ये हो गया हमारा केवल उनके समझ से, मिनहाज अल सिराज के हिसाब से हिंदुस्तान केवल इतना ही था उस समय पे, लेकिन आज हिंदुस्तान इतना है। समझे बात को? आगे बढ़ते हैं फिर, कोई दिक्कत नहीं ना समझने में? समझ रहे हो ना? तो आगे बढ़ते हैं फिर। इन दी अर्ली 16th सेंचुरी में, यानी कि यहाँ से लेकर डायरेक्ट 3 शताब्दी बाद 16th सेंचुरी में बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी, द फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कंटिनेंट। देखो ये जो बाबर है ना, ये बाबर बहुत ही बड़ा और बहुत ही पावरफुल राजा हुआ करता था, और चूंकि ये बाबर हैं तो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते होंगे? मुगल डायनेस्टी से। किस डायनेस्टी से? मुगल, जो कि मुसलमानों का डायनेस्टी हुआ करता था, जो कि मुसलमानों का राज शासन चला करता था। समझ गए बात को? देखो इंडिया में ना कोई एक कास्ट के लोग राज नहीं कर रहे हैं, कोई एक रिलीजन के लोग राज नहीं कर रहे हैं। जैसे मुसलमानों ने किया, गुप्ता ने किया, चोला ने किया, तो इन सब का नाम क्या कहला गया? गुप्ता डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी। समझ रहे बात को ना? मुगल, मुसलमान को हम लोग मुगल से डिनोट करते हैं। समझे बात को? मुसलमान को हम लोग मुगल से डिनोट करते हैं, ठीक ना। इसीलिए मुगल डायनेस्टी कहा गया, चोला डायनेस्टी कहा गया, गुप्ता डायनेस्टी कहा गया। समझे बात को? तो ये जो बाबर थे ना, ये मुगल डायनेस्टी से बिलोंग किया करते थे, यानी कि ये मुसलमानों में से ये एक बहुत ही बड़े राजा हुआ करते थे। समझे बात को? बाबर, तो बाबर के लिए उस समय पे हिंदुस्तान का मतलब क्या था? 16th सेंचुरी में बाबर के लिए 16th सेंचुरी में हिंदुस्तान का मतलब क्या था? उसके लिए हिंदुस्तान का मतलब था जियोग्राफी। और जियोग्राफी अब क्या है भाई बताओ? जियोग्राफी हमारा क्या है? जियोग्राफी मेनली हमारे आसपास का एनवायरमेंट है। जियोग्राफी क्या है? हमारा मेनली आसपास का इन्वायरमेंट है। याद करो हम लोग अपने चैप्टर में जियोग्राफी में अपना चैप्टर पढ़े हुए हैं इन्वायरमेंट। और जियोग्राफी हमें मेनली बताता क्या है? मेनली हमें ये बताता है कि हमें जिंदा रहने के लिए हमारे आसपास जो कुछ भी है ना, ऊपर नीचे हवा पानी ये सब जो कुछ भी, सब हमारा क्या है? जियोग्राफिकल पार्ट है। तो बाबर के लिए हिंदुस्तान का मतलब क्या था? जियोग्राफी। दी फौना, फौना क्या होता है? फौना क्या होता है? फौना का मतलब होता है जीव जंतु। फौना का मतलब क्या होता है? जीव जंतु। देखो एक दो वर्ड है यहाँ पे, एक वर्ड होता है फ्लोरा, एक वर्ड फ्लोरा होता है और दूसरा वर्ड होता है फौना। समझे? फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधा, फ्लोरा का मतलब पेड़ पौधा, लेकिन फौना का मतलब जीव जंतु, यानी कि पक्षी हो गया, गाय भैंस, ये सब हमारा क्या कहलाएगा? फौना कहलाएगा। ठीक है। तो बाबर के लिए हिंदुस्तान का पहला मतलब क्या था? उनके लिए पहला मतलब था ज्योग्राफी, दूसरा मतलब था फौना, और तीसरा मतलब था उनके लिए कल्चर। कल्चर का मतलब ये हो गया कि हम किस प्रकार का कपड़ा पहनेंगे, हम लोग कौन सा त्योहार मनाएंगे, कौन सा पकवान खाएंगे, कौन सा लैंग्वेज बोलेंगे, कौन सा डांस करेंगे, कौन सा गाना गाएंगे, ये सब हमारा क्या हुआ? कल्चर हुआ। समझे बात को? तो ये था बाबर के लिए मतलब उसका ऑफ दिस इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स का मतलब कौन? निवासी। और निवासी कौन कहलाते हैं? जो हम लोग, यदि हम लोगों को कहा जाए, अच्छा एक और चीज, हम लोग क्या है? इंडिया के इनहेबिटेंट्स हैं, मतलब क्या? इंडिया के निवासी हैं, इंडिया के लोग हैं। समझे? तो इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और याद करो अब सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या हो गया?
सब कॉन्टिनेंट का मतलब कॉन्टिनेंट का छोटा छोटा जो देश है, छोटा छोटा जो पार्ट है वही हो गया हमारा सब कॉन्टिनेंट। याद आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो तो एक बार हम लोग अपने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को फटाक से रिवाइज करते हैं, आखिर ये था क्या। जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे हमारा जो है ना हिंदुस्तान का टर्म बदलता गया। आज हम लोग हिंदुस्तान को समझते हैं किस नाम से? हिंदुस्तान यदि कहा जाए कहीं पे तो क्या समझते हैं हम लोग? इंडिया के नाम से जानते हैं, समझ गए। लेकिन 13वीं सेंचुरी में एक इतिहासकार थे जिसका नाम था मिनहाज अल सिराज, ठीक ना। उनके लिए हिंदुस्तान का मतलब क्या था? उनके लिए हिंदुस्तान का मतलब था एरिया, कहाँ कहाँ का? पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच वाला एरिया, इसी को उन्होंने कहा था हिंदुस्तान। समझ गए बात को। और उन्होंने हिंदुस्तान पहली बार जो अपना वो जो यूज किया करते थे, किस लैंग्वेज में यूज किया करते थे? पर्शियन लैंग्वेज में यूज किया करते थे, ठीक ना। अब आगे क्या था फिर? आगे ये था कि आखिर इन्होंने इतना ही एरिया को क्यों बताया हिंदुस्तान? इसलिए बताया क्योंकि ये दिखाना चाहते थे पॉलिटिकल एरिया किसका? दिल्ली के सुल्तान का। और यहीं पे हमारा मेनली दिल्ली का सुल्तान का एरिया भी था, यानी कि इतना दूर तक उसका कंट्रोल उस समय पे फैला हुआ था। समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम है इसमें? अब तो यहाँ तक में हम लोगों को ये समझ में आ गया। और 16वीं सेंचुरी में बाबर के लिए हिंदुस्तान का मतलब क्या था? बाबर हिंदुस्तान से क्या समझता था? बाबर हिंदुस्तान से जियोग्राफी, यानी कि हमारे आसपास का जो वातावरण है उसको समझता था वो। फिर से हमारा फौना यानी कि जीव जंतु के बारे में समझता था, और फिर कल्चर के बारे में समझता था। किसका कल्चर? उन लोगों का कल्चर जो कि सब कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं, यानी कि बाकी देशों में रह रहे हैं, उनके कल्चर को। तो ये हो गया हमारा हिंदुस्तान का मतलब। अब देख रहे हो यहाँ पे जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे हिंदुस्तान वर्ड का मतलब क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सबसे पहले यदि आ जाओ 13वीं सेंचुरी में, तो हिंदुस्तान का मतलब था एरियाज ऑफ पाकिस्तान, सॉरी एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन यमुना एंड गंगा। 13वीं सेंचुरी में ये था मतलब। 16 में हो गया मतलब क्या? 16 में ये मतलब हो गया है ना, ज्योग्राफी, कल्चर, फौना, ये हो गया हमारा 16वीं सेंचुरी में इसका मतलब हिंदुस्तान का। लेकिन आज हम लोग 21st सेंचुरी में क्या जानते हैं हिंदुस्तान का मतलब? इंडिया, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। समझ में आ गया? कहीं पे भी कोई दिक्कत? तो देख रहे हो जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे मतलब भी शब्द का बदलता जा रहा है ना। वर्ड वही है, वर्ड हिंदुस्तान ही है, लेकिन मतलब क्या होता चला गया? समय के अनुसार बदलता चला गया, चेंज होता चला गया, ठीक है। हाँ, आने वाले समय में और चेंज हो सकता है। जैसे आज हम लोग हिंदुस्तान से समझते हैं इंडिया, आने वाले में समय में होगा तो और चेंज हो सकता है। नहीं नहीं, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा नहीं, इसका मतलब चेंज हो सकता है। जैसे आज हम लोग हिंदुस्तान से इंडिया समझते हैं ना, यदि और समय बदला हो सकता है कि 100 साल बाद 200 साल बाद हिंदुस्तान से हम लोग कुछ और समझने लगे। क्या समझ गए बात को? तो समय के अनुसार हमारा जो हिंदुस्तान का मतलब था वो बदलता चला गया, ठीक है ना। लेकिन अभी प्रेजेंट में हम लोग हिंदुस्तान से क्या समझते हैं? इंडिया समझते हैं। तो ये एग्जाम्पल 1 में कहीं पे भी कोई दिक्कत? अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है? देखो यहाँ पे सबसे पहला क्या है? द टर्म फॉरेनर इज यूज्ड टुडे टू मीन समवन हु इज नॉट एन इंडियन। फॉरेनर का मतलब क्या होता है हमारे लिए? एक ऐसा इंसान जो कि इंडिया का नहीं है, बाहर से आया हुआ है, या तो वो घूमने आ सकता है या तो अपना इलाज करवाने आ सकता है, किसी कारण से वो आ सकता है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं? फॉरेनर कहलाते हैं। जैसे मान लो यदि कोई आदमी अमेरिका से इंडिया आया हुआ है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? आज फॉरेनर कहते हैं ना, यानी कि वो फॉरेनर है, विदेशी है, वो इंडिया का नहीं है, तो हम लोग उसको फॉरेनर कह देते हैं। लेकिन बहुत समय फॉरेनर का मतलब क्या था? कुछ और था। जैसे यहाँ पे हिंदुस्तान का मतलब पहले कुछ और था ना, उसी प्रकार से यहाँ पे फॉरेनर का मतलब पहले कुछ और था। आज हम लोग जानते हैं ना कि फॉरेनर का मतलब एक ऐसा इंसान जो कि अपने कंट्री का नहीं होगा, किसी और कंट्री का होगा, यानी कि विदेशी होगा, तो हम लोग क्या उसको रिप्रेजेंट करते हैं? फॉरेनर। लेकिन बहुत समय पहले फॉरेनर मतलब का कुछ और मीनिंग था। क्या था जरा समझते हैं। देखो, इन द मिडिएवल पीरियड मतलब जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पीरियड 700 CE से लेकर 1750 CE तक का जो पीरियड है, इसी पीरियड के बीच में फॉरेनर वाज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड इन गिवन विलेज, समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी और कल्चर।
लेकिन मीडिएवल पीरियड में 700 से लेकर 1750 के पीरियड के बीच में स्ट्रेंजर का फॉरेनर का मतलब था कि एक ऐसा इंसान जो कि दूसरे गांव का है, इस गांव में आ गया है। जैसे मान लो यदि यहाँ पे एक गांव है और एक यहाँ पे गांव है, तो यदि कोई आदमी इस गांव से इस गांव में आता था, तो इस गांव में रहने वाले इंसान के लिए जो आदमी आता था वो क्या बन जाता था? फॉरेनर बन जाता था, विदेशी बन जाता था। एक गांव से गांव में केवल होता था, एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में होता था, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में होता था। समझ गए बात को? लेकिन आज हम लोग क्या समझते हैं? आज हम लोग समझते हैं कि अपने कंट्री से बाहर के इंसान को हम लोग फॉरेनर कहते हैं। लेकिन मेडिएवल पीरियड में फॉरेनर का मतलब कुछ और था। फॉरेनर का मतलब उस समय पे क्या था? एक ऐसा इंसान जो कि अपने गांव का ना हो, अपने मोहल्ले का ना हो, अपने लोकेलिटी का ना हो, किसी दूसरे मोहल्ले का हो, किसी दूसरे गांव का हो, किसी दूसरे लोकेलिटी का हो। समझ गए बात को? तो फॉरेनर का मतलब उस समय पे क्या था? फॉरेनर का मतलब उस समय पे एक ऐसा इंसान जो कि हमारे गांव का नहीं है, किसी दूसरे गांव का है। लेकिन आज हम लोग क्या समझते हैं फॉरेनर के मतलब से? आज हम लोग समझते हैं कि अपने कंट्री का नहीं है, किसी दूसरे कंट्री का है ना? तो फॉरेनर के मतलब में भी हमारा चेंज आ गया है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखे हुए? इन हिंदी द टर्म फॉरेनर मीन्स परदेसी। हिंदी में हम लोग फॉरेनर को क्या कहते हैं? परदेसी कहते हैं। समझ गए बात को? लेकिन पर्शियन में उसको हम लोग क्या कहेंगे? अजनबी कहेंगे। क्या कहेंगे? अजनबी कहेंगे। समझ गए बात को? ये पर्शियन लैंग्वेज जो होता है ना हमारा, बहुत हद तक उर्दू होता है। क्या होता है? उर्दू होता है। समझे बात को? तो यहाँ पे हम लोग ये समझ गए कि फॉरेनर का मतलब जो है ना पहले कुछ और था और आज जो इसका मतलब कुछ और है। पहले फॉरेनर का मतलब हुआ करता था कि एक ऐसा इंसान जो कि हमारे गांव का नहीं है, हमारे सोसाइटी का नहीं है, हमारे मोहल्ले का नहीं है, वो किसी दूसरे मोहल्ले या फिर किसी दूसरे गांव से आया हुआ है, तो वो हमारा होता था फॉरेनर। लेकिन आज हम लोग फॉरेनर का मतलब क्या समझते हैं? आज हम लोग समझते हैं कि कोई एक ऐसा इंसान जो कि किसी दूसरे कंट्री से आया हुआ हो, है ना? समझ गए बात को? तो हम लोग आज हिंदी में फॉरेनर का मतलब क्या समझते हैं? आज हम लोग हिंदी में फॉरेनर का मतलब क्या समझते हैं? परदेसी। लेकिन उसी को पर्शियन में क्या कहते हैं? अजनबी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म था, एक था हिंदुस्तान और दूसरा था फॉरेनर। इन दोनों टर्म से हम लोग ये सीख सकते हैं कि जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे उस शब्द के मायने भी बदलते चले गए, लोग उसको बदलते चले गए। समझ गए बात को? समझ गए? कोई दिक्कत अब समझने में? इन दोनों में भी कहीं पे भी कोई दिक्कत? तो जैसे जैसे हमारा समय बदला वैसे वैसे हमारा मतलब भी बदलता चला गया। आज फॉरेनर का मतलब एक ऐसा इंसान जो कि बाहर से आया हुआ है। आज हिंदुस्तान का मतलब इंडियन, यानी कि हम लोग, यानी कि मॉडर्न नेशन स्टेट, जो कि बहुत ही आगे बढ़ चुका है। समझ गए बात को? कहीं पे भी कोई दिक्कत? चलो आज से क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे और आने वाले क्लास में हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।